नमस्कार और सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों। एमडी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अपने घर में सुरक्षित होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। सुविधा की दृष्टि से मैं इसको 4 भागों में बांट रहा हूं। सबसे पहला स्रोत जो है वो आएगा पुरातात्विक स्रोत। ऐसे स्रोत जो हमें खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। दूसरा साहित्यिक स्रोत, ऐसे स्रोत जो हमें बुक्स यानी किताबों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से हमें प्राप्त हुए हैं, वो साहित्यिक स्रोत। और तीसरा स्रोत है विदेशी यात्रियों का विवरण। यूनानी आए थे, चीनी आए थे, अरब कंट्रीज से आए थे, तो उन यात्रियों ने भारत के बारे में लिखा जिनके बारे में हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और चौथा रहेगा अन्य। अन्य के अंदर जो मुख्य रूप से अपने पढ़ेंगे वो रहेगी वंशावली, राजा महाराजाओं की या मुख्य व्यक्तियों की जिसके बारे में भारतीय इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। तो इनमें सबसे पहला टॉपिक जो आएगा अपना आज वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मुख्य रूप से अगर अपने बात करें तो इसमें आता है अभिलेख, सिक्के एवं मुद्राएं, सिक्के व मुद्राएं, मोहरें, स्मारक व भवन, स्मारक व भवन, ताम्रपत्र, मूर्तियां व मंदिर, शैल चित्रकला, शैल चित्रकला। इसके अलावा हम ले सकते हैं भौतिक अवशेषों को। भौतिक अवशेष ये सभी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले पॉइंट को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, इस विभाग की स्थापना जो है वो दिल्ली के अंदर की गई थी 1861 ईस्वी में। एक कनिंघम के द्वारा यानी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इस विभाग की स्थापना की गई थी। और अलेक्जेंडर कनिंघम को इस विभाग का प्रथम डायरेक्टर जनरल बनाया गया था। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना जो है वो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान की गई थी, जो उस समय भारत के वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल का पद नाम जो हटा करके वायसराय गवर्नर जनरल कर दिया गया था और लॉर्ड कैनिंग को प्रथम वायसराय बनाया गया था। इसके अलावा लॉर्ड कैनिंग जो है वो इतिहास के अंदर दयालु वायसराय के नाम से विख्यात है। तो आज अपने जो चर्चा करेंगे वो होगी अभिलेख, अभिलेखों के बारे में। ऐसे लेख
जो किसी सतह या पटल पर उत्कीर्ण होते हैं, खुदे होते हैं जो, उनको ही अभिलेख कहा जाता है। और अभिलेख के अंतर्गत शिलालेख, स्तंभलेख, ताम्र पत्र लेख, गुहालेख, मूर्ति लेख, ये जितने भी प्रकार के लेख है, इन सबको हम अभिलेख के अंतर्गत रखते हैं। अभिलेखों की खास बात यह थी कि ये तिथि युक्त और समसामयिक होने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से अभिलेखों का बड़ा ही महत्व है। और इसके अलावा जो अभिलेख हुआ करते थे, वो जो व्यक्ति इन्हें उत्कीर्ण करवाता था या जो शासक इन्हें उत्कीर्ण करवाता था, उनका नाम, उनका वंश, उनकी तिथि, उनके कार्य और उनकी जो तत्कालीन घटनाएं होती थी, इन सभी के बारे में अभिलेखों के अंदर उन सब का अध्ययन होता था उत्कीर्ण में। तो प्रारंभ अभिलेखों की अगर बात करते हैं भाषा की, तो प्राचीन अभिलेख जो हमें मिले हैं, उनमें प्रारंभिक भाषा जो थी वो थी प्राकृत भाषा। और बाद के अंदर, प्राकृत के बाद, इन अभिलेखों को उत्कीर्ण करवाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता था वो थी संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा। सबसे पुराने अभिलेख जो है ना, वो हमें हड़प्पा मुहरों पर मिले हैं, किंतु इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसके साथ साथ अगर अपन बात करते हैं, सबसे पहला जो संस्कृत भाषा का जो हमें अभिलेख मिला है, वो मिला है जूनागढ़ का अभिलेख। जूनागढ़ का अभिलेख, शक शासक रुद्र दामन से संबंधित अभिलेख जो है, ये जो जूनागढ़ अभिलेख। और सबसे ज्यादा, अगर या यूं कह सकते हो सबसे अधिक अभिलेख हमें दक्षिण भारत में मिले हैं, मैसूर कर्नाटका से। अगर मौर्य शासक अशोक की बात करते हैं अपने, मौर्य शासक अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र, बिंदुसार का पुत्र, इनके जो अभिलेख थे, इनकी भी भाषा जो थी, इन अभिलेखों की, वो प्राकृत भाषा थी। लेकिन सम्राट अशोक ने 4 प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया है। यानी अशोक के जितने भी अभिलेख हमें मिले हैं, उनमें हमें 4 प्रकार की लिपियां मिली है उन अभिलेखों पर। सबसे पहली लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि। सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है वो इसी लिपि में हमें मिले हैं। दूसरी लिपि आती है खरोष्टी लिपि, खरोष्टी। तीसरी ग्रीक या यूनानी, ग्रीक या यूनानी। और चौथी अरमाइक या अरेमाइक। 4 प्रकार की लिपियों का अशोक ने प्रयोग किया था अपने अभिलेखों को उत्कीर्ण करवाने में। इसके अलावा सम्राट अशोक की जो शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा या मानसेहरा, ये दोनों ही स्थल पाकिस्तान में स्थित थे। यहां से हमें जो सम्राट अशोक के अभिलेख मिले हैं, उन अभिलेखों पर जो लिपि प्रयोग में लाई गई थी वो खरोष्ट लिपि लाई गई थी, खरोष्ट लिपि लाई गई थी। इसके अलावा सर ए कुना या सार ए कुना, सार ए कुना, यह स्थल अफगानिस्तान के अंदर, यहां हमें सम्राट अशोक का जो अभिलेख मिला है उसे काबुल या कंधार का अभिलेख, काबुल या कंधार का अभिलेख कहा जाता है। और इस अभिलेख के अंदर सम्राट अशोक ने ग्रीक यानी यूनानी और अरेमाइक 2 लिपियों का प्रयोग किया था। इसलिए इस अभिलेख को द्विभाषीय अभिलेख कहा जाता है। द्विभाषीय
अभिलेख अभिलेख कहा जाता है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं सम्राट अशोक के 4 स्थानों पर मिले, 4 स्थलों पर मिले अभिलेख जिनमें सम्राट अशोक का नाम अशोक ही मिलता है, सम्राट अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। सुविधा की दृष्टि से हम इनको कोड के अंदर विभाजित करते हैं। कोड बनेगा अपना मंगू, MNZU, मैं, M यानी मास्की। मास्की का अभिलेख जो कर्नाटका में स्थित है, N नेट्यूर या नेट्यूर, नेत्यूर कुछ भी बोल सकते हो आप इसे, नेट्यूर, ये भी कर्नाटका के अंदर है। Z गुर्जरा, ये MP के अंदर। U उदय गोलम, उदय गोलम, ये भी कर्नाटका के अंदर। 4 अभिलेख 4 स्थानों पर प्राप्त हुए हैं और ये 4 मंगू, MNZU इसका कोड है। तो मास्की, नेट्यूर, गुर्जरा और उदयगोलम 4 स्थलों पर मिले अभिलेख जिनमें सम्राट अशोक का नाम अशोक मिलता है। इसके अलावा अपने चर्चा करेंगे गुप्त शासकों की। गुप्त शासकों के अभिलेख, सुविधा की दृष्टि से इनको भी मैं कोड में बताऊंगा आपको। इसका कोड प, फ को छोड़ना है, ब, भ और मैं, एक और आएगा अंत में। सबसे पहले प, प्रयाग स्तंभ लेख। प का मतलब प्रयाग स्तंभ लेख, ये अभिलेख मिला है यूपी और इस अभिलेख का जो संबंध है वो है गुप्त सम्राट समुद्र गुप्त का। ब, बिलशड़ का अभिलेख, बिलशड़ का अभिलेख जो हमें यूपी से मिला है और इस अभिलेख का संबंध है कुमार गुप्त से। भ, भीतरी गांव का स्तंभ लेख जो यूपी से मिला है और इसका संबंध है स्कंदगुप्त से। मैं, मेहरौली का अभिलेख, मेहरौली का अभिलेख जो हमें दिल्ली से मिला है और इस अभिलेख का संबंध है चंद्रगुप्त द्वितीय से। और जो अंत में आएगा वो आएगा एरण का अभिलेख जो हमें MP से प्राप्त हुआ है और इसका संबंध है भानु गुप्त से। ओके, थैंक यू।